हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो केवीएस और एनवीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी की साइंस। तो उसमें हम क्लास 6 के चैप्टर 1 और 2 कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, केवीएस के एग्ज़ाम के लिए आप धैर्य बिल्कुल ना छोड़े, तैयारी करते रहें। आपने थोड़ी सी लापरवाही करी तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपको भी लगातार मेहनत करनी ही करनी है और बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लेनी है कि जैसे ही केवीएस की वैकेंसी आती है आपका सिलेक्शन तो हो ही जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं पूरा प्रयास करने में लगी हूँ कि आपका केवीएस पीआरटी और टीजीटी का जो सिलेबस है, जो साइंस के बच्चे हैं उनका केवीएस टीजीटी का और बाकी सभी के लिए केवीएस पीआरटी का मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूं। और हो सके तो आपकी वैकेंसी आने के पहले ही मैक्सिमम आपका जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक जो टॉपिक है उसको ढूंढ ढूंढ करके सर्च कर करके आपको बिल्कुल वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए। मैं चाहती तो 60 दिन में पूरा सिलेबस निपटा देती या 50 दिन में पूरा सिलेबस निपटा देती, पर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब आपके पास समय है तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। आपको सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि पढ़ करके आप बस कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक। पढ़ करके आपको समझना है कि वो आपके माइंड में बिल्कुल स्टोर हो जाए। ठीक है, आप चाहे बिल्कुल थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से स्टेप्स लीजिए, पर डेली लीजिए, कंसिस्टेंसी बना करके रखिए। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप केवीएस पीआरटी टीजीटी की या फिर यूपी सुपर टेट की तैयारी करें तो चैनल के साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहिए, क्योंकि मैं केवीएस पीआरटी और टीजीटी की तैयारी कंप्लीट कराऊंगी अपने चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तंतु से वस्त्र तक का ये जो फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी जो बुक है उसको हाईलाइट किया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, इसमें हाइलाइटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तंतु से वस्त्र तक। तंतु यानी कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है, वस्त्र बनाने के लिए, वो होता है तंतु। एक धागे का जो सबसे, जो जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। जैसे कि एटम, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का अगर पूछा जाए सबसे छोटा पार्ट क्या है, तो हम बताते हैं एटम है। ठीक, तो उसी तरह से तंतु है किसी वस्त्र का सबसे छोटा पार्ट। ठीक, तो तंतु से वस्त्र कैसे बनता है, पूरी वो प्रोसेस यहाँ पे बताई हुई है। तो यहाँ पर तंतु क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जो तागा होता है जिससे कि कपड़ा बनता है, ठीक है, जैसे धागा भी कहते हैं, इसमें भी बहुत सारी पतली पतली लड़ियाँ होती हैं। यानी कि जो धागा है ना, ये भी बहुत महीन महीन लड़ियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें तंतु कहते हैं। ठीक है, कपड़े किससे बनते हैं, तागे से बनते हैं, और तागा किससे बनता है, तंतु से बनता है। ठीक, तो सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया, तंतु हो गया। ठीक, यानी एक धागे में भी अगर आप बिल्कुल उसके माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो उसमें भी कई पतली पतली आपको बिल्कुल महीन महीन लड़ियाँ दिखाई देंगी, जिससे एक धागा बनता है, उसे तंतु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, वस्त्र तागों या धागे, जो भी कहना चाहें आप, उससे मिलकर के बनते हैं। और धागे किससे बनते हैं, तंतुओं से मिलकर के बनते हैं। तो यहाँ पूरी प्रोसेस बताई जा रही किस तरह से एक तंतु से एक वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु, ये जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पेड़ों से और जो जंतुओं से मिलते हैं हमें, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, जो तंतु हमें पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन है, रेशम है, ये हमें किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉटन का आपने देखा हुआ, कॉटन कपास का क्या होता है, पेड़ होता है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये प्राकृतिक है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, रुई तथा जूट ये किससे प्राप्त होते हैं, पादपों से, इनके क्या होते हैं, पौधे होते हैं। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक, रेशम कीट से, यानी कि वो भी जंतुओं में ही आ जाता है। ठीक, इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थों से भी हम तंतुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो हमें प्लांट से या एनिमल से नहीं मिलते, बल्कि इनको सिंथेसाइज कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है सिंथेसाइज या। अब
पौधों से मिलने वाले कुछ तंतुओं की बात करते हैं, जैसे कि रुई, ठीक है, यानी कि कपास। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली होती है और जलवायु उष्ण होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतर पूछा जाता है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी, ठीक है। ये कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। कपास पादप के फल यानी कि जो कपास गोलक कहलाते हैं, ये पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर क्या होता है, खुल जाते हैं और कपास तंतुओं से ढके बिनौले यानी कपास बीज को देखा जा सकता है, ठीक है। कब देखा जा सकता है, जब ये पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं और बीज टूट करके खुल जाते हैं, ठीक, तब कपास तंतुओं से ढके बिनौले को देख सकते हैं, ठीक है। बिनौला यानी कि जो कपास के बीज हैं उनको देखा जा सकता है। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है, यानी जो उनको अलग करने की प्रक्रिया होती है उसे कपास ओटना कहते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कंकतन है, इसके द्वारा क्या करते हैं, कपास को बीजों से अलग करते हैं और इस प्रोसेस को अगर पूछा जाए क्या कहते हैं तो इसको कपास ओटाना कहते हैं या कपास ओटना कहते हैं, ठीक। फिर दूसरा तंतु जो पौधों से प्राप्त होता है वो है जूट या इसको पटसन भी कहते हैं, ठीक। तो पटसन जो है वो पादप से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है भारत में, ठीक है। अगर प्रमुख रूप से पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः जो पटसन है वो पटसन पादप जो है वो पुष्पन अवस्था में ठीक है। फसल को काटने के बाद क्या करते हैं, जो इसके तने होते हैं इन पौधों के, उनको कुछ दिनों के लिए जल में डुबा करके रख दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो तने हैं वो गल जाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो पटसन तंतु होते हैं उन्हें हाथों से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से अलग कर दिया जाता है हाथों के द्वारा, ठीक। अब बात करते हैं सूती धागे की कताई, ठीक। तो रेशों से यानी कि जो हमें छोटे छोटे रेशे या लड़ियां या तंतु प्राप्त होते हैं, इनसे जो धागा बनता है, ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। यानी कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति यानी कि हस्ततकवा का उपयोग करते हैं, जिसे तकली कहते हैं। तकली के द्वारा भी कताई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा चरखा जो होता है, चरखे से भी कताई करते हैं, यानी कि जो रेशे होते हैं उनसे धागा बनाया जाता है। हाथ से जो धागे होते हैं उनसे बुने हुए वस्त्र क्या कहलाते हैं, खादी कहलाते हैं, ठीक। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, किसके लिए इस संगठन का निर्माण किया गया, खादी के प्रचलन को बढ़ाने के लिए। कब किया गया, 1956 में किया गया। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। नाम क्या था संगठन का, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ठीक। अब आ जाते हैं तागे से वस्त्र। अब हमने रेशे से तागा तो बना लिया कताई के माध्यम से, अब तागे से वस्त्र को बनाना, ठीक। तो तागे से वस्त्र दो विधियों के द्वारा बनाया जाता है। वैसे तो कई विधियां हैं, लेकिन जो दो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में दिया है, बुनाई और बंधाई, ठीक। बुनाई क्या होती है और बंधाई क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो बुनाई किसे कहते हैं, जब धागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है तो उसे बुनाई या वीविंग कहते हैं, ठीक है। कागज़ के दो सेट है, उन्हें हम आपस में जब अरेंज करके सेट करके हम वस्त्र बनाते हैं तो वो बुनाई कहलाता है, जिसे वीविंग कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे हाथ से भी, पहले तो अधिकतर हथकरघा चलता था जो हाथ से चलाए जाते थे। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलने वाले भी करघे आते हैं, ठीक। तो दोनों तरह के हो सकते हैं। स्वेटर कैसे बुने जाते हैं, तो स्वेटर में क्या करते हैं, बुनाई में या निटिंग में क्या करते हैं, एकल तागे का उपयोग करते हैं और वस्त्र को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कि कोई ऊन का मोजा है, ठीक है, फट गया, अगर उसके एक तागे को खींचेंगे तो क्या होता है, पूरा वो जो तागा होता है वो खिंचता चलाता है, यानी कि पूरी ऊन क्या होती है, खुलती चली जाती है। फ्लेक्स भी क्या होता है, एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, ठीक है, फ्लेक्स। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की खेती नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। कहाँ की जाती थी, नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में, ठीक।
तो यहाँ पर इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब जैसे जैसे आगे की क्लासेस पढ़ेंगे उसमें और आगे डिटेल में चैप्टर्स आपके और बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो 6 क्लास के हिसाब से यहाँ 3rd में चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है, तंतु से वस्त्र तक, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपकी एनसीईआरटी पूरी मैं हाई स्कूल तक कंप्लीट कराऊंगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सब, ठीक है। बिल्कुल आपका केवीएस, पीआरटी और टीजीटी मैं पूरा कंप्लीट तैयार कर दूंगी। अभी तक जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। थोड़ा बहुत चेंज भी होगा क्योंकि सिलेबस में जाहिर सी बात है पूरा 100% सिलेबस तो चेंज होगा नहीं, 5 या 10% चेंज, मुश्किल से 5% सिलेबस चेंज होगा। तो जैसे ही न्यू सिलेबस आएगा तो जो जो चीज़ें अभी यहाँ कवर नहीं हुई हैं बस वही चीज़ें रह जाएंगी नोटिफिकेशन आने के बाद तैयार करने के लिए, बाकी सब आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर आप केवीएस, पीआरटी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी मिलेगी मैं उसका आपको तुरंत अपडेट प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही साथ अफवाहों से बचें, ध्यान को भटकाने से बचें, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि काम अंततः आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत ही आनी है, ठीक है। इसलिए दिमाग यहाँ वहाँ ना लगा करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाइए। आज नहीं तो कल वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, बिल्कुल धैर्य मत छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।